हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है। तो बच्चों, लास्ट हमने पढ़ा था क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ एंड क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज लॉ एंड क्यूरीज टेम्परेचर हमने पढ़ा था, यानी क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप। तो क्यूरी लॉ में हमने क्या सीखा कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, वो टेम्परेचर से किस तरह रिलेट करती है। तो हमने देखा था जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की बात हम करें तो चुंबकीय प्रवृत्ति प्रोपोर्शनल क्या होती है, 1/T। यहां कांस्टेंट आता था सी को हमने क्या बोला था, क्यूरी कांस्टेंट, यानी क्यूरी नियतांक। ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थों की बात हमने करी तो लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए एक वाइस नाम का वैज्ञानिक था, उसने कुछ संशोधन करा तो उसने बताया कि जो काई होता है इस प्रोपोर्शनल टू 1/T - Tc होना चाहिए। तो यहां Tc क्या था, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो क्यूरी ताप वह ताप था जिससे कम ताप पर पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ की भांति और जिससे अधिक ताप पर पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। तो इसे हमने लास्ट पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट हम करेंगे आज के वीडियो में आपका लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 8 का, यूनिट 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शैथिल्य वक्र। क्या बोलते हैं बच्चों, शैथिल्य वक्र। ये इसे बीएच वक्र भी बोलते हैं। शैथिल्य वक्र है बीएच वक्र, हाइस्टेरेसिस कर्व। इंपॉर्टेंट है काफी, एग्जाम में आता है काफी बार, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। शैथिल्य वक्र या बीएच वक्र। ओके। तो बच्चों, शैथिल्य वक्र या बीएच वक्र जैसा कि नाम से क्लियर है, ये बनता है बी और एच के बीच में बनता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के बीच में बनता है। ये कोई वक्र है, बंद वक्र है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि जो शैथिल्य वक्र बनता है वो लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए बनता है। किसके लिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। शैथिल्य वक्र किसके लिए बनता है, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए बनता है। ठीक है। तो ये हमें जो वक्र बताता है वो बी और एच के मध्य बताता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर एवं चुंबकन क्षेत्र एच वेक्टर के मध्य बनता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन क्षेत्र एच के मध्य ग्राफ बनाते हैं। तो देखो बनाते कैसे हैं। जैसे मान लो हमने कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ ले लिया, कोई भी हमने मान लो रिंग ले ली, ठीक है, उस पर हमने कुंडली लपेट दी। अब उसमें हम क्या प्रवाहित करते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं आई। ठीक है। धारा प्रवाहित करने पर आपको पता है कि उसके चुंबकन क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब यहां आई और एच भी बोल देते हैं, बीएच वक्र को आईएच वक्र भी बोल देते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकन क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ता है। वैसे आप देखते हो हमने जो एक संबंध पढ़ा है
कि B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच। तो यहां से आप देखेंगे कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, B अपॉन एच। तो यहां से ऐसे लग रहा है कि म्यू एक कांस्टेंट आना चाहिए। म्यू यह कांस्टेंट नहीं होता, म्यू डिपेंड करता है एच पर। म्यू किस पे डिपेंड करता है, एच पर डिपेंड करता है। इसलिए हम इसको बी एच वक्र बोलते हैं कि अगर हम एच की वैल्यू चेंज करते हैं तो बी की वैल्यू में भी क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन वो चेंज समानुपाती रूप से नहीं होता। म्यू एक कांस्टेंट नहीं होता, एच जैसे जैसे चेंज होगा म्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो म्यू की वैल्यू अलग अलग आती है। तो एक बी एच वक्र जो है वो किस प्रकार से बनता है, उसको बस डायरेक्ट मैं वो वक्र बनाता हूं, आपको और क्लियर होगा इसमें। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो बी एच वक्र है वो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के मध्य बनता है। बनाते कैसे हैं, कोई हमने लोह चुंबकीय पदार्थ लिया, कोई रिंग ली, मान लो उसमें हमने कुंडी लपेट दी और उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो फिर उसके हम चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के मध्य ग्राफ बनाते हैं। तो बनता कैसे है वो, सपोज करो मैं ये यहां बना रहा हूं, देखो क्षैतिज वक्र या बी एच वक्र, आप देख सकते हैं इसको। तो ये दोनों डायरेक्शन में बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं इस तरह इंटरसेक्शन पॉइंट यहां ले रहा हूं, ओ पॉइंट। तो बच्चों देखो ये तो हमारे पास है बी और ये हमारे पास क्या है, एच। ये नेगेटिव एच हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव बी। क्लियर है। तो हम बना रहे हैं बी एच वक्र, ठीक है। तो होता क्या है, देखो जैसे हम स्टार्ट में करते हैं कि जब h का मान 0 है तो b का मान भी क्या होता है, 0। यानी अगर मान लो हम धारा प्रवाहित नहीं कर रहे, ठीक है, कोई अचुंबकित हमारे पास कोई छड़ है, अचुंबकित, कोई अचुंबकित छड़ हमारे पास है, धारा प्रवाहित नहीं कर रही, तो इस स्थिति में b की वैल्यू भी 0 होती है और h की वैल्यू भी क्या होती है, 0। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम h को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं बच्चों, h को बढ़ाते हैं। चुंबकन क्षेत्र को बनाया, यानी हमने धारा को बढ़ाया एक तरीके से। हमने किसको बढ़ाया, धारा को बढ़ाया, तो चुंबकन क्षेत्र बढ़ता है। h को बढ़ाएंगे तो क्या होता है बच्चों, b भी बढ़ता है। लेकिन बढ़ता कैसे है, देखो जैसे जैसे आप h को बढ़ाते हो वैसे वैसे b बढ़ता है, लेकिन वो इस तरह वक्रनुमा प्राप्त होगा। इसको मैंने बोल दिया, सपोज करो P पॉइंट। क्लियर है। तो आपको दिख रहा है कि सीधी रेखा प्राप्त नहीं हुई। सीधी रेखा अगर ऐसा हो तो हम बोलेंगे समानुपाती रूप से बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। बी और एच में जो ग्राफ है वो वक्रनुमा प्राप्त हुआ, एक कर्व हमें प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हैं कि एच 0 है तो बी भी 0 है। जैसे जैसे एच को बढ़ा रहे हैं बी भी बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसके बाद अगर आपने एच को बढ़ाया तो बी में कोई वृद्धि नहीं होती है। समझ आ रही बात। एच को बढ़ाने के साथ साथ बी भी बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट पी हमें ऐसा प्राप्त होगा जिसके बाद अगर आपने एच के मान में वृद्धि करी तो बी के मान में कोई वृद्धि नहीं होती। तो बच्चों इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं संतृप्त अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं, संतृप्त अवस्था। यानी इसके बाद पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी वो संतृप्त हो गया, इसके बाद वो और चुंबकित नहीं होगा, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड स्टेट। क्लियर है। तो P पॉइंट के बाद अगर आप H को बढ़ाओगे तो B में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो ये तो हमने वृद्धि की बात कर ली, इसे बोलते हैं संतृप्त अवस्था। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हम इसको घटाते हैं। ठीक है, बंद वक्र मिलता है तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो बिंदु B के बाद अगर हम H को घटाएं तो B भी घटता है, तो H को घटाते घटाते B घटा, H को 0 कर दिया। देख रहे हैं आप। बिंदु P के बाद जैसे मैं इसको एरो बना दूं, O से लेकर P गया, अब P से लेकर ये इस तरह गया। बिंदु P के बाद अगर हम H को घटाते हैं तो B भी घटता है, लेकिन आपको पता है देखो ये B वाला अक्ष है तो यहाँ H 0 होगा। तो बिंदु P के बाद H को कम करते हुए घटाते हुए हमने 0 कर दिया, लेकिन B 0 नहीं हुआ, उसमें इतना चुंबकत्व शेष रह गया। तो बेटा ये जो पॉइंट है इसको मैं सपोज करो बोल दूं OP, इसे मैं बोल दूं मान लो Q। आप देख रहे हैं OQ चुंबकत्व शेष रह गया,
तो ये जो OQ है इसे बोलते हैं अवशेष चुंबकत्व। क्या बोलते हैं इसको? अवशेष चुंबकत्व। ठीक है, इनकी डेफिनेशन में लिखूंगा कि संतृप्त अवस्था क्या होती है। तो अभी तो आप देखें कि जैसे जैसे हमने H को कम करा B कम हुआ, लेकिन इस पॉइंट के बाद H 0 हो गया लेकिन B 0 नहीं हुआ, B इतना शेष रह गया। इसे बोलते हैं अवशेष चुंबकत्व। क्या बोलते हैं इसको? अवशेष चुंबकत्व। तो ये हमारा अवशेष चुंबकत्व वाला पॉइंट है, अवशेष चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, अवशेष चुंबकत्व, इस गुण को बोलते हैं धारणशीलता। क्या बोलते हैं इस गुण को? धारणशीलता। अब देखो जैसे अब B तो यहां 0 नहीं हुआ, B को 0 करने के लिए मुझे H को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि H अब इसके बाद बढ़ेगा क्योंकि H तो 0 हो गया। B को 0 करने के लिए H को विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं, तो बच्चों में देखो इस तरह प्राप्त होता है। इसे बोल दिया मैंने R पॉइंट। क्या बोल दिया? R पॉइंट। अब देख रहे हैं Q पॉइंट के बाद जैसे जैसे मैंने H को बढ़ाया, विपरीत दिशा में बढ़ाया H को, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है, तो B का मान क्या हुआ? घटा। B का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस R पॉइंट पर इतने ऋणात्मक मान पर B का मान क्या हो जाता है? 0। ठीक है, तो ये जो ऋणात्मक मान है इसे बोलते हैं बच्चों निग्राहिता। क्या बोलते हैं इसको? निग्राहिता। और ये पॉइंट होता है निग्रह बिंदु। ये कुछ टर्म है वो आपको मालूम होनी चाहिए, निग्रह बिंदु। ठीक है, समझ रहे हैं आप? Q पॉइंट के बाद जैसे जैसे मैं H को बढ़ाता हूं विपरीत दिशा में, तो B का मान कम हो रहा है, तो इस पॉइंट पर क्या हो गया? मान 0 हो गया, लेकिन इस ऋणात्मक मान पर 0 हुआ। तो ये जो ऋणात्मक मान है उसे बोलते हैं निग्राहिता। क्या बोलते हैं इसको? निग्राहिता। देखो हमने देखा था ये जो OQ है वो तो क्या है? अवशेष चुंबकत्व। अवशेष चुंबकत्व। तो अवशेष चुंबकत्व क्या होता है कि B का वह मान जो H के 0 होने पर शेष रह जाए। यहां लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, बाकी PDF में आपको सब कुछ थ्योरी लिखी हुई है। तो देखो B का वह मान जो H के 0 होने पर शेष रह जाता है, ये क्या होता है? अवशेष चुंबकत्व। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि B को 0 करने के लिए हमें H को विपरीत दिशा में बढ़ाना पड़ा, तो ये ऋणात्मक मान है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं निग्राहिता के बारे में। निग्राहिता क्या होती है कि H का वह ऋणात्मक मान H का वह ऋणात्मक मान जिस पर B क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। H का वह ऋणात्मक मान जिस पर B क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? निग्राहिता बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो OR है इसको बोलते हैं हम निग्रह क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? निग्रह क्षेत्र। ठीक है, और एक संतृप्त अवस्था की हम बात करें, संतृप्त अवस्था क्या होती है? संतृप्त अवस्था, सैचुरेटेड स्टेट। तो संतृप्त अवस्था क्या है कि H का वह अधिकतम मान जिसके बाद अगर H को बढ़ाएं तो B का बढ़ना बंद हो जाए। क्या लिख सकते हैं? H का, समझ जाओगे H का मतलब चुंबकन क्षेत्र और B क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो संतृप्त अवस्था, लोह चुंबकीय पदार्थ की संतृप्त अवस्था कि ऐसा नहीं होता कि आप कितना भी उसे चुंबकीय क्षेत्र लगा दो और वो चुंबकित होता रहेगा। एक सीमा होती है, एक अवस्था होती है जिसके बाद अगर आप कितना भी चुंबकन क्षेत्र बढ़ाओ, कितनी भी धारा बढ़ाओ, तो वो चुंबकित नहीं होता है। उसी स्टेट को, उसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त अवस्था बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि H का वह अधिकतम मान, H का वह अधिकतम मान जिसके पश्चात
जिसके पश्चात मान बढ़ाने पर बी में कोई वृद्धि नहीं होती है, बी में कोई वृद्धि नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? संतृप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं आर पॉइंट तक। तो आर पॉइंट पे एच क्या हो गया? 0 हो गया है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि एच 0 हो गया, सॉरी यहां पर बी 0 हो गया है, एच तो यही 0 हो गया था, तो आगे कौन चल रहा है? एच चल रहा है। एच 0 हो गया है और बी को 0 करने के लिए हमें एच को नेगेटिव दिशा में बढ़ाना पड़ा। अब बिंदु आर के बाद, बिंदु आर पर बी 0 है, बिंदु आर के बाद अपन एच को बढ़ाते हैं तो हमें वही प्राप्त होता है। जैसे जैसे एच बढ़ेगा तो बी भी बढ़ता है, एच नेगेटिव में बढ़ रहा है, बी भी नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो एक अवस्था ऐसी आएगी जिसके बाद इसका बढ़ना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूं PQRS। तो दोबारा हमें कौन सी अवस्था प्राप्त होगी? संतृप्त अवस्था। ठीक है, जैसा पॉजिटिव में मिला वैसा नेगेटिव में मिलेगा। ये नेगेटिव डायरेक्शन है बी एच की भी और बी की भी। तो जैसे जैसे अपन एच को बढ़ा रहे हैं बी बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप कितना भी एच बढ़ाओ बी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एच को ऋणात्मक दिशा में कम कर रहे हैं, तो बी भी ऋणात्मक दिशा में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस तरह हमें प्राप्त होगा, देखो, और ये हमें दोबारा इस तरह प्राप्त हो जाता है। तो ये हमें प्राप्त होता है बी एच वक्र। तो एस में हम देखो, संतृप्त अवस्था के बाद जैसे जैसे हमने एच को ऋणात्मक दिशा में कम करा तो बी भी ऋणात्मक दिशा में कम हुआ। तो इस वाले पॉइंट पर, इसे मैं टी पॉइंट बोल दूं, इस टी वाले पॉइंट पर एच 0 हो गया लेकिन बी 0 नहीं हुआ, तो ये वाला क्या रहेगा? निग्रह क्षेत्र OT, इस वाले अवशेष चुंबकत्व। तो यहां देखेंगे कि OQ बराबर क्या आना चाहिए? OT। ये क्या है? अवशेष चुंबकत्व है। क्या है भाई? अवशेष चुंबकत्व। अब बिंदु टी के बाद अगर आप एच को अब इससे ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि हम नेगेटिव में चल रहे थे, तो अब नेगेटिव से हम कहां जा रहे हैं? पॉजिटिव में। इसकी ऋणात्मक दिशा हो गई या धनात्मक दिशा एच की हो गई, तो एच को बढ़ाओगे तो बी क्या हो रहा है? ऋणात्मक दिशा में कम हो रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट पर इसे मान लो मैं यू बोल दूं, तो इस पॉइंट पर जो हमारा बी है वो 0 हो जाता है, और दोबारा अगर यू के बाद आप जैसे से बी एच को बढ़ाते हो तो बी भी क्या होता है? बढ़ता है, और हमें एक बंद आकृति, हमें बंद आकृति, इसका नाम है क्या? PQRSTUP, ये हमें प्राप्त होती है। इसी को बोलते हैं BH वक्र। ये क्या हो गया हमारा? शैथिल्य वक्र या BH वक्र। तो समझ गए आप? तो हमें किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए इस तरह B और H में एक वक्र प्राप्त होता है, एक बंद आकृति हमें प्राप्त होती है, क्लोज्ड कर्व है ये, बंद वक्र हमें प्राप्त होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? BH वक्र बोलते हैं। तो यहाँ 2-3 बातें समझने की है। एक तो संतृप्त अवस्था क्या होती है? संतृप्त अवस्था क्या होती है कि एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी अवस्था जिसके बाद आप चुंबकन क्षेत्र के मान में कितने भी वृद्धि कर लो लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त अवस्था। उसके बाद है अवशेष चुंबकत्व। क्या होता है अवशेष चुंबकत्व? और ये जो इनका गुण है, ये जो चुंबकत्व शेष रह जाने का गुण है, इसको बोलते हैं धारणशीलता। अवशेष चुंबकत्व का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? धारणशीलता। तो अवशेष चुंबकत्व क्या होता है कि H का मान 0 हो जाता है लेकिन B का मान 0 नहीं होता। यानी जब हम H को कम करते हैं तो B कम होता है, तो H घटते घटते 0 हो गया लेकिन B 0 नहीं होता। तो ये जो चुंबकत्व शेष रह गया इसको क्या बोलते हैं? अवशेष चुंबकत्व। निग्राहिता क्या होती है? निग्राहिता, रिटेंटिविटी, कि H का वह ऋणात्मक मान जिस पर B का मान क्या होता है? 0 होता है, उसे क्या बोलते हैं? निग्राहिता बोलते हैं। तो ये होता है बच्चों शैथिल्य वक्र या BH वक्र। तो आप देख रहे हैं कि यह शैथिल्य, शैथिल्य का मतलब यहां क्यों है
क्योंकि यहाँ कौन शैथिल मतलब ढीला है। तो शैथिल्यता का मतलब क्या होता है? जिसको हमने शैथिल्य बोला, तो कई बार पूछ लेते हैं कि शैथिल्यता का मतलब क्या है। शैथिल्यता, देखो आप देख रहे हो कि पहले हमने बी एच को बढ़ाया। देखो पहले स्टेप में हमने क्या करा, एच को बढ़ाया, तो भाई बी भी बढ़ा। ठीक है। सेकेंड वाले स्टेप में हमने एच को कम करा, तो बी भी क्या हुआ, कम हुआ। तीसरे स्टेप में अब एच कम हो रहा है, तो एच जीरो हो गया, लेकिन बी अभी जीरो नहीं हुआ। ये तीसरा स्टेप हुआ। एच को कम करते करते एच जीरो हो गया, लेकिन बी जीरो नहीं हुआ। तो पहले जीरो कौन हुआ, एच। उसके बाद चौथे वाले स्टेप में एच को हमने नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया, तो नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ाने पर एक पॉइंट पर बी क्या हो गया, जीरो। समझ रहे हो? तो अब देख रहे हैं पहले जीरो कौन हुआ, एच जीरो हुआ। अब इसको ऐसे समझे कि मान लो ये नंबर लाइन है, ये जीरो है, ये पॉजिटिव है, क्या है, नेगेटिव। तो अपन एच को बढ़ा रहे हैं तो भाई बी भी बढ़ रहा है। ठीक है, साथ साथ चल रहा है। तो जब हम एच को कम करते हैं तो पहले एच जीरो हो गया और बी अभी जीरो नहीं होता, तो एच तो यहां पर है, बी यहां पर है, तो आगे कौन हुआ, एच। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस शैथिल्य वक्र में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा चुंबकन क्षेत्र के पीछे रहता है। देखो, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए बीएच वक्र जो हम बनाते हैं, पदार्थ के लिए बीएच वक्र से स्पष्ट है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है बी सदैव चुंबकन क्षेत्र एच से पीछे रहता है। क्या रहता है भाई, एच से पीछे रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसे शैथिल्यता कहते हैं, हाई हिस्टेरिसिटी। इसे क्या बोलते हैं भाई, शैथिल्यता। तो हमेशा जो बी है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बी फॉर बैक यानी पीछे होना, तो बी हमेशा पीछे रहेगा एस से, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, शैथिल्यता कहते हैं। तो शैथिल्यता का कारण क्या होता है कि जब भी आप लौह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो उनके डोमेनों का संरेखन हो जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें उपस्थित पदार्थ में उपस्थित जो डोमेन है वो संरेखित हो जाते हैं, तो इसलिए एच हमेशा आगे रहता है। तो इसका कारण आपको ध्यान होना चाहिए कि डोमेनों के संरेखन के कारण। डोमेनों के संरेखन के कारण। ठीक है बच्चों, तो यह है शैथिल्य वक्र। इसी में आगे देखें हम न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। इसमें शैथिल्य हानि क्या होती है, शैथिल्य हानि। ठीक है, शैथिल्य हानि का मतलब क्या है, यानी ऊर्जा हानि। शैथिल्य हानि है, क्या बोल सकते हैं इसको, ऊर्जा हानि। तो बच्चों यहां भी ऊर्जा हानि होती है। जैसे कोई भी संधारित्र हमने पढ़ा था कि उसका आवेशन और निरावेशन, वहां भी एनर्जी लॉस होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही जब किसी पदार्थ का चुंबकन विचुंबकन होता है तो उसमें भी क्या होती है, ऊर्जा हानि। इसका मतलब यह है कि चुंबकन के समय जो एनर्जी दी जाती है, जो कार्य उसमें किया जाता है, चुंबकन में दी गई ऊर्जा का मान चुंबकन के समय जो एनर्जी दी जाती है, चुंबकन में दी गई ऊर्जा का मान सदैव, अब जब उसको हम डीमैग्नेटाइज करते हैं, विचुंबकन करते हैं, चुंबकन में दी गई ऊर्जा का मान सदैव
विचुंबकन के समय जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, विचुंबकन के समय प्राप्त ऊर्जा से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो चुंबकन में जो एनर्जी हम दे रहे हैं, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को जब हम चुंबकित कर रहे हैं तो एनर्जी दे रहे हैं, उस पर कार्य किया जा रहा है। तो चुंबकन में दी गई ऊर्जा का मान विचुंबकन में जो एनर्जी हमें मिलती है उससे सदैव क्या होता है, अधिक होता है। यानी हमें मिल कम रहा है, हम दे ज्यादा रहे हैं, तो ये जो है अर्थात ऊर्जा हानि होती है। ठीक है बच्चों, और ये जो ऊर्जा हानि होती है, अगर मैं क्यू से शो करूं तो ये होता है बच्चों VAN। ऊर्जा हानि किसके बराबर होती है, VAN। इसको समझे आप, Q इज इक्वल टू VAN, तो यह V होता है आयतन, V क्या होता है बच्चों, आयतन, A होता है क्षेत्रफल और N क्या होती है, आवृत्ति। तो ऊर्जा हानि किसके बराबर होती है, देखो प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन प्रति चक्र, प्रति एकांक आयतन का मतलब V इज इक्वल टू 1, प्रति चक्र का मतलब N इज इक्वल टू 1, या N आवृत्ति होती है। तो प्रति एकांक आयतन प्रति चक्र BH वक्र का जो क्षेत्रफल है, BH वक्र का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी A इज इक्वल टू क्या, B इंटू H। प्रति एकांक आयतन, मैं शैथिल्य हानि की बात कर रहा हूं, Q इज इक्वल टू VAN फॉर्मूला होता है। तो प्रति एकांक आयतन प्रति चक्र, प्रति एकांक आयतन का मतलब V इज इक्वल टू 1, प्रति चक्र का मतलब N इज इक्वल टू 1। BH वक्र का क्षेत्रफल क्या कहलाती है, ऊर्जा हानि कहलाती है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, VAN, और यहाँ A इज इक्वल टू क्या होता है, B इंटू H। फॉर्मूला ध्यान रखिए आप, प्रति चक्र प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन ऊर्जा हानि Q इज इक्वल टू VAN। ठीक है, तो ये हमारा क्षैतिज वक्र है, BH वक्र। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।